Good morning, student. Again, welcome in your bio class. I hope all you will be well and you have seen your answer sheet also. So, student, today's topic is replication of DNA. What is the meaning of replication? Replications means the same DNA may be formed or DNA material will be double. It is through replication. Exact same जैसा डीएनए है वैसे ही दूसरा डीएनए फॉर्म होना इट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. और रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज की थी? वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए वॉटसन एंड क्रिक्स. किसने उसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक्स ने बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक्स ने इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था. So, for replications of DNA, to quote this original statement as it's follow, it has not escaped our notice that the specific pairing we can postulate it immediately suggest a possible copy mechanism of the genetic material. Watson and Crick ने क्या किया कि इमीडिएट उन्होंने ये बताया कि जो कॉपिंग मैकेनिज़म्स है फॉर द डीएनए मटेरियल वो किस तरीके से पॉसिबल है. ठीक है. द स्कीम सजेस्ट दैट टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेटेड एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट्स. इस स्कीम में क्या है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एज ए टेम्पलेट्स वर्क करते हैं. अब ये टेम्पलेट्स क्या है? ठीक है. पहले तो आप ये समझ लो कि ये डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एज ए टेम्पलेट्स वर्क करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स. जो न्यू स्ट्रैंड्स सिंथेसिस होता है उसमें एक डीएनए का ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड होता है. ठीक है. तो ये जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड्स है और एक ओल्ड डीएनए है दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव. मतलब आधा कंजर्व हुआ है आधा फॉर्म हुआ है. ठीक है ना. आधा पुराना है और हाफ जो है डेवलप किया है. ठीक है. तो पहले एक पॉइंट समझ में आ गया आपको. इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मेथड. डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड. अब एक और टर्म आया टेम्पलेट्स. टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स न्यू फॉर्म स्ट्रैंड्स के लिए एक सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? क्या क्लियर हुआ कि डीएनए के दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म करने के लिए एक सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं जिससे न्यू जो स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज हो रहा है वो उसको एक क्या मिल जाता है? वो प्रिडिक्ट कर सकता है अपने आप को. मीन्स डीएनए के एक सीक्वेंस में यदि एक में ए है तो जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स होगा उसमें नाइट्रोजनस बेस क्या होगा? टी होगा. यदि डीएनए के ओरिजिनल और पेरेंटल स्ट्रैंड्स में टी नाइट्रोजनस बेस है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री और डबल हेलिक्स जो दूसरा हेलिक्स डेवलप होगा वो ऑटोमेटिकली ए होगा. दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट्स. तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एज ए टेम्पलेट्स वर्क करते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जस्ट लाइक ये इसमें जो पिंक कलर के हेलिक्स हैं ये ओरिजिनल हेलिक्स है और जो ब्लू कलर के हेलिक्स हैं वो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हैं. तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. आई थिंक इतना यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर? एक उसमें डीएनए स्ट्रैंड्स होगा पेरेंटल स्ट्रैंड्स और एक न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स. दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. अब डीएनए रेप्लिकेशंस में आपको फॉलोइंग पॉइंट्स पे डीएनए रेप्लिकेशन रीड करना है. फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका करना है? फॉर सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव मोड. एक्सेप्शनल प्रूफ किसका करना है?
सेमी कंजर्वेटिव मोड का। ठीक, क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट जो आपको इसमें स्टडी करना है, व्हाट इज द एंजाइम्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। थर्ड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब आपने रेप्लिकेशंस के एंजाइम्स रीड कर लिए, प्रूव कर लिया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, तो थर्ड पॉइंट आता है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इट विल टेक फॉलोइंग स्टेप लाइक इनिशिएशन, लाइक एलोंगेशंस, क्लियर, इनिशिएशन एंड एलोंगेशंस। ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं जो डीएनए रेप्लिकेशंस में यूज होती है, द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। और आफ्टर दैट एक डीएनए दूसरे अपने ऑफ स्प्रिंग्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशंस। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब इसके बाद वी विल स्टार्ट 6.4.1 द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है, इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो फेमस एक्सपेरिमेंट्स है, इट इज़ मैथ्यूज मैसिल्सन्स और फ्रैंकलिन स्टेल। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के लिए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया हुआ है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड का। इट इज़ मैथ्यू मैसिल्सन्स और फ्रैंकलिन स्टेल इन 1958। कब किया? 1958। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ ई कोलाई। जो भी एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हुए हैं? ई कोलाई के ऊपर। इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में भी अभी जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो सबस्ट्रेटम लिए जाएंगे, लिविंग सबस्ट्रेटम, वो ई कोलाई ही होगा। क्लियर? दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH4। इन्होंने इस ई कोलाई को एक NH4 मीडियम पर, NH4Cl मीडियम पर उसको क्या किया? डेवलप किया। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 15, मतलब एटॉमिक वेट एक का नाइट्रोजन, एक आइसोटॉप लिए, एक N14 वाला, एक N15 वाला। ठीक है, यह हैवी आइसोटॉप है। और दूसरा उन्होंने लिया N14 वाला, एक NH4Cl जिसमें N15 है, और दूसरा जो NH4Cl लिया उसमें N कितना है? 14 है। ठीक है, एक NH15 लिया, एक NH14 लिया। NH15 इज अ हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन और NH14 इज अ नॉर्मल नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ई कोलाई को डेवलप किया। ई कोलाई का डेवलप होने का मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल भी डबल होगा। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। ई कोलाई डेवलप हुआ। आफ्टर द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, N4 got incorporated into newly synthesis DNA। जो नया सिंथेसिस डीएनए बना उसमें N15 वाले भी चेन थी, NH4 में N15 वाला भी चेन था उसमें। ठीक है, और जो N14 वाले भी उसमें थे। ठीक है, N14 और N15 दोनों ही थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि N14 से जो प्रोटीन फॉर्म हुआ, जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है ना नाइट्रोजनस बेस, उसमें N14 और N15 था। एज अ रिजल्ट N15 got incorporated into newly synthesized DNA. The heavy DNA can be differentiated from normal DNA by centrifugations of calcium chloride। अभी कैसे क्लियर हुआ कि N15 उसमें है? इसके लिए एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है जिसमें हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, और वो सेंट्रीफ्यूगेशन किस में हुआ? CSCl कैल्शियम क्लोराइड। CS
Caesium's chloride, calcium नहीं, not caesium's chloride, CaCl, it is caesium chloride. ये एक ऐसा माध्यम है या मीडियम है जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, किसकी? नाइट्रोजन की। N15 नाइट्रोजन को सेपरेट करने के लिए जो मीडियम लिया गया दैट वाज CaCl, मतलब कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड क्या किया? देन दे हैव ट्रांसफर्ड द सेल इनटू मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl। अब इसके बाद वही जो N15 में जो डेवलप होता है इकोलाई, अब उसको N14 में डाल दिया, ठीक है। Then they transferred the cell into medium with normal NH4Cl where N is 14 and took a sample at various definite time। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जो मल्टीप्लिकेशन का टाइम होता है उस टाइम के बाद, जो उसके बहुत सारे क्या लिए? सैम्पल्स लिए डेफिनेट टाइम पर। when cell are multiplied, जब सेल मल्टीप्लाई हो चुकी थी, the extract DNA were centrifugated and measured to get their densities। अब इसके बाद जो भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो सेल मल्टीप्लाई हुई उसको फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन उसका किया गया, उसकी डेंसिटीज मेंटेन करने के लिए कितने कितने नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन की डेंसिटी जिसमें सेपरेट हो जाए, ठीक है। द DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कल्चर from one generation of transfer from N4 medium to N15 medium to N4 medium 20 मिनट्स में DNA का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर 20 मिनट्स उसमें क्या लिए? सैम्पल्स लिए गए, ठीक है ना। अब उसमें क्या हुआ? तो जो DNA बैक्टीरिया के जो DNA फॉर्म हुए, जो उसमें जीन्स फॉर्म हुए, उसमें क्या था? दैट शो आ इंटरमीडिएटेड हाइब्रिड डेंसिटी। उनके जो DNA के जो हेलिक्स थे वो इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटीज़ को शो कर रहे थे। इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटीज़ का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटीज़ मीनिंग ऑफ दिस टर्म, मतलब सम नाइट्रोजन, सम हेलिक्स कंटेन N14 and some helix contain N15 or heavy nitrogen। The DNA extract from culture after 2 generations, after 14 minutes, 2 generation के बाद, show equal amount of light DNA and hybrid DNA। light DNA और hybrid DNA equal amount पर हो गए थे। Similar experiment was performed by टाइलर एंड देयर कलीग्स, और इसी तरीके का टाइलर और कलीग्स, उनके कलीग्स को भी सेम कंक्लूजन्स मिला, ठीक है। एंड दैट्स वे दे प्रूव दैट DNA इन क्रोमोसोम्स ऑल्सो रेप्लिकेटिव सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 6.7 देखो, मीसरसेंस एंड सेथिल एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल ये N15 वाला नॉर्मल, एक इसमें स्ट्रैंड्स N15 वाला है, एक N15, दोनों N15 वाले DNA हैं। आफ्टर 20 मिनट्स, और इनको किस में किया? नॉर्मल DNA में, नॉर्मल मीडिया वाले अमोनियम क्लोराइड पर इसको डेवलप किया। तो डेवलप करने के बाद आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ये जो पेरेंटल DNA है, ये रेड कलर के पेरेंटल DNA अलग हो गए, लेकिन चूंकि जो कल्चर मीडिया में नॉर्मल DNA वाला जीन है, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला DNA है, तो एक एक इसका स्ट्रैंड्स ग्रीन कलर का नॉर्मल वाला आ गया, ठीक है। एक रेड वाला जो है ओरिजिनल स्ट्रैंड्स है, और ग्रीन वाला क्या है? नॉर्मल न्यू जनरेटेड स्ट्रैंड्स है। तो न्यू जनरेटेड स्ट्रैंड्स किसका था? नॉर्मली न्यू जनरेटेड स्ट्रैंड्स N14 वाला था। 40 मिनट्स के बाद अब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स, इसके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बनेंगे, और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के बाद क्या फॉर्म हुआ कि जो N14 वाले की जनरेशन हुई, N14 से N14 वाला हुआ, और जो वो था इसमें N15 वाले, वो सिर्फ 2 ही पेरेंटल स्ट्रैंड्स रहे, बाकी स्ट्रैंड्स N14 वाले हो गए। तो इट इज़ क्लियर दैट, और ये प्रोसेस इस तरीके का नाइट्रोजन बेस्ड DNA फॉर्म हुआ है
N14 और N15 वाला किससे मतलब वो ऑब्टेन्ड हुआ? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है जिसमें कि हैवी नाइट्रोजन और नॉर्मल नाइट्रोजन के अलग अलग बैंड्स जो है क्लियर दिखने लगते हैं, और ये कैल्शियम क्लोराइड में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो दिस एक्सपेरिमेंट शो सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये प्रूव करती है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से क्या होता है? डेवलप होता है। इसको एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद उसको जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता है यू कैन आस्क मी। क्लियर स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट्स जो आप लोग स्टडी कर चुके हो वो आपको लर्न करना है, अपने माइंड में क्लियर बिल्कुल कॉन्सेप्ट रखते हुए करना है। फर्स्ट वन इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट विच इज़ बेसिकली based on transforming principle. Second one is Hershey-Chase experiment. It is based on proved over DNA कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। और थर्ड जो इस लेसन्स में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो मिसेल्सन्स और स्टेहिल एक्सपेरिमेंट्स है, जो ये शो करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स। इसको एक बार आप लोग फिर से स्टडी कर लोगे। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस। एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन और मशीनरी एंड द एंजाइम्स। डीएनए रेप्लिकेशंस की क्या मशीनरी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, और उसमें आने वाले एंजाइम्स। तो वी विल टेक इन 2 पॉइंट्स। द मशीनरीज एंड एंजाइम्स को हम लोग 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल टेक एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशंस, एंड सेकेंड प्रोसेस हमारी हो जाएगी प्रोसेसिंग। प्रोसेस किस तरीके की प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट? इसमें आपको पॉइंट समझने में काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स पर स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर वेरियस एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर DNA replication, various enzymes। ठीक है, और ये रेप्लिकेशंस किस में हो रहा है? लिविंग सेल पर। वेरियस एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन अ डीएनए रेप्लिकेशंस इन लिविंग सेल। दे वर्क एज अ कैटालिस्ट। एंजाइम्स किसकी तरीके से वर्क कर रहे हैं? कैटालिस्ट। आप लोगों को पता है, तो 11th में भी आप पढ़ चुके हैं कि you have already studied in class 11 कि enzymes work as a catalyst। कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं, बट उनका मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूल वाइज वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम्स इसमें वर्क कर रहे हैं दे आर कैटलिस्ट। अब फर्स्ट आता है इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसको आप लोग लिख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज। एक बात और ध्यान रखना, एज वर्ड ASE वर्ड शो करता है एंजाइम्स को। ठीक है, चूंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये एंजाइम्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज, एंजाइम्स का नेमिंग भी आपको किस केमिकल रिएक्शंस में वो इफेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही होता है ना। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या प्रोसेस कर रहा है? पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए टेम्पलेट्स। जो डीएनए का जो टेम्पलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रेंथ सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चूँकि ये डीएनए के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है इसलिए। सेकेंड जो एंजाइम्स है वो दिस इज हेलिकेज। Second enzymes is helicase. Helicase, HELICASE. Helicase help to formation of replication fork. हेलिकेज की प्रेजेंस में ही डीएनए अनवाइंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड जो है बहुत ही क्वाइट फॉर्म पर है। अब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करने हैं, है ना।
कॉमन सेंस की बात है ये कि उसके कॉइल को क्या करना है, अनजिप्ड करना, उसको अनबाइंड करना है। तो अनबाइंड करने के लिए उसमें एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी हेलिकेज एंजाइम्स। और जो थर्ड एंजाइम्स है जो डीएनए, वो होगा डीएनए लिगेज। डीएनए लीगेज, लीगेज का मतलब, गेज का मतलब इस चीज़ को ऐड करना। डीएनए के जो डीएनए के जो डिफरेंट स्ट्रैंड्स है, और डीएनए में अभी क्या होगा कि अभी आगे आपको पता चलेगा कि डीएनए का एक स्ट्रैंड्स में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है और एक स्ट्रैंड्स में डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। तो डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशंस में कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उन वर्कलेस डीएनए को फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए अलग करना पड़ता है और फिर पूरे फ्रेगमेंट्स को ऐड करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो उस समय पे डीएनए लिगेज एंजाइम्स होगा, तो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, किसी दो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लिगेज। आर यू क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा और भी छोटे छोटे से एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि टोपोआइसोमरेज, जो बेसिकली क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स को वो और आपस में बिल्कुल जल्दी से कॉइल ना हो जाए तो उसको वो कम करते हैं, क्योंकि डीएनए की टेंडेंसी बहुत जल्दी कॉइल होने की होती है। आप उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट करोगे, ठीक है ना, सेपरेट करने के बाद यदि उसमें कोई एंजाइम्स यूज़ नहीं हो रहा तो वो इमीडिएटली वो कॉइल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एंजाइम्स है टोपोआइसोमरेज। वो एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है, डीएनए को रिज्वाइन करने से रोकता है थोड़े समय के लिए, ठीक है बेटा। तो ये होगा कुछ एंजाइम्स जो डीएनए में यूज़ हो रहे हैं डीएनए प्रोसेस में। आई थिंक इसको एक बार फिर से तुम लोग रिवाइज कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन का होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट। तो फर्स्ट पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशंस का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ऑराई। एक पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन हैज़ स्टार्ट इज कॉल्ड origin of replication. O for origin of replication. Replication is called ORI. ठीक है, तो ORI का होना जरूरी है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डीएनए में स्टार्टिंग से ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। डीएनए में जिस पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म होना है, जो रेप्लिकेशंस होना है, तो वो डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं और उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के ज़्यादा होने से कम समय पर पूरा डीएनए एक बार में रेप्लिकेट हो सकता है। तो दिस इज़ ड्यू टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं होंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक प्रमोट करता है रेप्लिकेशन के लिए, और वो एक डीएनए स्ट्रैंड्स पर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए जिस जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा वो सब पॉइंट्स रेप्लिकेशन, वो क्या होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज द बेसिकली मेन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस। अब ये आपके पास ये सब इंफॉर्मेशंस हो गई। अब रिक्वायरमेंट है कि इसकी प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है ना। तो प्रोसेस कई स्टेप पे होती है, वो स्टेप आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियोस। दिस टाइम आई जस्ट गिव यू रिटन और NCERT book written informations. In living cells such as E. coli, the process of replication required a set of catalyzed. अभी आपको बता भी चुके हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट यूज इन डीएनए टेम्पलेट्स टू कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। समझ में आया कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं, तो एक स्ट्रैंड्स तो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स है और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड्स फॉर्म हो, इसके लिए एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो एंजाइम्स है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये किसके लिए, पॉलीमराइजेशंस के लिए
हेल्प कर रहा है। पॉलीमराइजेशन मतलब न्यू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करने के लिए। दिस एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। दे हैव कैटलाइज्ड पॉलीमराइजेशंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और बहुत शॉर्ट पीरियड में ये पूरे डीएनए को पॉलीमराइज कर देता है। ई कोलाई में, जिसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है, ठीक है, एज कंपेयर टू डिप्लॉयड ह्यूमन बींग, इट्स कंप्लीट प्रोसेस रेप्लिकेशन ओनली 38 मिनट्स। मतलब 38 मिनट्स में एक इतना लंबा डीएनए कि सब न्यूक्लियोटाइड जो है पॉलीमराइज हो जाते हैं। दिस मीन्स जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, इट मे बी 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को भी क्या कर देता है, रेप्लिकेट कर देता है और फॉर्म कर देता है। किसके बेसिस पर? टेम्पलेट्स के बेसिस पर। आई थिंक स्टूडेंट यू हैव क्लियर इट। इफ़ यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, सो आई विल वेरी हैप्पी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।